वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है। नॉर्मली यदि हम इसे समझें कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या है, यदि इसे समझें तो क्या होगा, उसको टेक दो। ठीक है, अब यदि यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को हम समझेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मेन फंक्शन होता है कि ये लो वोल्टेज सप्लाई पर काम करता है। इसका जो वर्क है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, लो वोल्टेज सप्लाई पर वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर में रेडियो होगा, पुराना ट्रांजिस्टर होगा रेडियो, उसमें कौन से कंपोनेंट लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हैं। तो ये इसमें देखेंगे बेसिकली तो ये लो वोल्टेज पर काम करता है, लो सप्लाई पर, लो वोल्टेज पर काम करता है। जैसे कि आप बैटरी का यूज़ करेंगे, बैटरी का जब यूज़ करते हैं आप, जैसे टार्च हो गया है ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक टार्च आने लगे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टार्च में भी अभी आप देखेंगे तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही मिलेंगे उसमें। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा आपके घर में LCD टीवी, LED टीवी आती, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो उसमें जब उसको आप पावर सप्लाई देते हैं तो वो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर भी एक रेक्टिफायर सर्किट होता है। मतलब टोटल जो सिस्टम है वो लो वोल्टेज में काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका वर्क है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए तो लो सप्लाई वोल्टेज पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट हैं वो लो वोल्टेज पर काम करते हैं। और सप्लाई उसमें क्या देते हैं बेटा, आप DC सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई तो देंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैक्सिमम DC सप्लाई पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम जो वोल्टेज देते हैं मैक्सिमम ±12 वोल्ट तक हम उसको सप्लाई देते हैं। तो 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो बड़ा रिलायबल होता है उसके लिए। कोई भी DC सप्लाई यदि हम दें तो 12 वोल्ट के लिए रिलायबल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर कंट्रोलिंग, तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। कंट्रोलिंग सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। डोर को लगा दो, एक दो, स्टोरेज फुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काम तो प्रॉपर कर रहा है ना, चालू है ना, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो इसका बेसिक जो फंक्शन होता है ये कंट्रोलिंग सिस्टम में ज़्यादा काम आता है। अब कैसे कंट्रोलिंग सिस्टम में काम होता है, जैसे कि सीलिंग फैन हो गया। सीलिंग फैन में यदि इसका रेगुलेटर देखेंगे तो पुराना वाला जो रेगुलेटर है, ये पुराना वाला रेगुलेटर का सिंबल है, इसमें ऐसा सिंबल R लिखा होता है। इसमें देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के रूप में बेटा ये क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। और ये रजिस्टर का काम क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिकली रूप से पुराने समय में जो रेगुलेटर होता था सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल करता था। उसमें इस प्रकार के रेजिस्टेंस लगा होता था और रेजिस्टेंस के 4 नोब होते थे, उसमें 4 पॉइंट होते थे। पहले पॉइंट में रेजिस्टेंस का मान बहुत अधिक होता था तो सीलिंग फैन स्लो घूमता था। फिर दूसरे पॉइंट में रखते थे उसको तो स्पीड थोड़ी और बढ़ती थी, रेजिस्टेंस फिर कम होता था। तीसरे पॉइंट पे रखते थे तो स्पीड और बढ़ती थी सीलिंग फैन की। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस का मान और कम हो गया। फिर चौथे पॉइंट में लाते थे तो रेजिस्टेंस पूरा कट जाता था, पूरा रेजिस्टेंस का मान कम हो गया। और जब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। अब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में अब छोटे से साइज का हो गया। यदि आप देखें स्विच बोर्ड में, तो स्विच बोर्ड में आपको सीलिंग फैन का जो रेगुलेटर होगा वो बहुत छोटे साइज का हो गया है, स्विच के बराबर का हो गया है। तो उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है, तो उसमें लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, डायक या ट्रायक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगने के कारण उसकी स्पीड को बड़े अच्छे से मेंटेन, स्मूथली उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्वालिटी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में। इसीलिए अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ हम कम करने लगे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बड़ी अच्छी होती है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस के। यहाँ पर
ओल्ड यदि कंपोनेंट की बात करें, यही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बारे तो ओल्ड डिवाइसों के रूप में सबसे ज़्यादा हम बेटा यहाँ पर यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब का। और वैक्यूम ट्यूब सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेगा? यदि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी पढ़ोगे वहाँ पे आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पर आपको एज अ कंट्रोलिंग के लिए, गणना करने के लिए आपको किस डिवाइस का यूज़ मिलेगा बेटा? वैक्यूम ट्यूब का मिलेगा। पहले वैक्यूम ट्यूब का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में सबसे पहले यूज़ किया गया था, उसके बाद पंच कार्ड का यूज़ किया गया, तो ये गणना करने में यूज़ होते थे। अब यहाँ पर यदि हम देखें बेटा, एक और है ओल्ड डिवाइस के रूप में ट्रायोड वाल्व। इस ट्रायोड वाल्व का भी यूज़ किया गया था। और एक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं यहाँ पर, ये ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की श्रेणी में आते हैं, लिस्ट में आते हैं। अब यहाँ पर हम देखें न्यू डिवाइस की लिस्ट में, तो न्यू डिवाइस की लिस्ट की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए न्यू डिवाइसेस मिलेंगे आपको। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल बेटा क्या होता है? सबसे पहले इसको थोड़ा सा जान लेंगे। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये कहाँ से पैदा हुए या इनका क्या रोल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, चालक क्या है। तो यदि चालक की बात करें, कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर या चालक की बात करें, तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये होता है बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, यदि इसे समझना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एक डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर यदि हम देखें तो ये इसका नाभिक वाला भाग है ये, और ये नाभिक वाला जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। किसी भी मटेरियल की संरचना आप देख लीजिए, कोई भी पदार्थ या मटेरियल या कंडक्टर, उसके अंदर की चालक की संरचना आप देखेंगे तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभिक में उपस्थित है। अब यहाँ पर देखें, प्रोटॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है। मतलब भारी कौन हुआ बेटा? भारी कौन हुआ? प्रोटॉन। भारी क्या है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का है। तो प्रोटॉन यहाँ पर हेवी होने के कारण ये नाभिक में, न्यूक्लियस में होता है, और इसके चारों ओर यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का चक्कर कहाँ पर हो रहा है? इस नाभिक के चारों ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉन से हल्का है। और कितने गुना हल्का है? 1845 गुना हल्का है। उसी को अपोजिट में लेके तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी है। या फिर उल्टा क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से 1845 गुना हल्का है, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन को शब्द यदि पहले यूज़ करेंगे तो हल्का मानेंगे, और प्रोटॉन का शब्द जो है, प्रोटॉन वर्ड यूज़ करेंगे तो भारी बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन से यहाँ पर दोनों के बीच में आकर्षण बल के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। इसीलिए ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन है, ये भी चक्कर लगा रहा है आसपास इसके ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट है, इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? हल्का होता है, इसीलिए चक्कर लगाता है। अब जैसे ही बेटा यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा हम हीट दें या एनर्जी दें या उसको फोर्स अप्लाई करें, किसको दे रहे हैं बेटा? हम इलेक्ट्रॉन को। तो जब नॉर्मल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। नॉर्मल कंडीशन में किस फॉर्म में होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। जब उसको आप एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं दे रहे तब की सिचुएशन में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? नॉर्मल सिचुएशन में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब एक्स्ट्रा हीट या एनर्जी या फोर्स देते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। कुछ आ रहा है समझ में?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? जब उसे हम एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा हीट या एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं, तब ही यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण ही धारा प्रवाहित होती है किसी भी कंडक्टर में। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। मतलब कि किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो ही उस चालक में धारा प्रवाह होती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? धारा या करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब इस पे एक्स्ट्रा कोई एनर्जी या हीट नहीं दी जाती, तब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। जैसे ही हम एक्स्ट्रा हीट, उष्मा, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा या फिर फोर्स अप्लाई करते हैं इसमें, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन में जब बदल जाता है तो ही किसी भी कंडक्टर में, जैसे ये सीलिंग फैन में एक वायर लगा हुआ है, उसमें भी करंट फ्लो हो रही है, कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर में भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ पर भी जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा हीट या एनर्जी दिया जा रहा है। किसके माध्यम से दे रहे हैं बेटा? हम स्विच बोर्ड से सप्लाई दे रहे हैं। तो स्विच बोर्ड से जैसे ही हम सप्लाई दे रहे हैं, मतलब कि वहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो हो रहा है मतलब जब करंट सर्कुलेट होगी तो उसे हम या तो हीट के रूप में या एनर्जी के रूप में या फोर्स के रूप में देंगे। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर EMF अप्लाई करते हैं। किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज के अंदर एक चीज़ उपस्थित होती है जिसे EMF कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत वाहक बल। तो यही विद्युत वाहक बल, क्या इसका काम क्या है बेटा? इसका नाम ही है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर? यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से, इस न्यूक्लियस से अपने आप, दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन से धारा प्रवाह होती है, करंट का चालन होता है, करंट फ्लो होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? बेटा यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में 4 से कम हो, मतलब उसके अंतिम कक्षा में कितने हो बेटा? 4, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस कंडक्टर की एक क्वालिटी होती है, एक अच्छा चालक तब बनेगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अधिकतम 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इधर से बैठिए, सामने से नहीं, इधर से जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ सेम चीज़ें यहाँ पर बातें नहीं करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी बेटा, आप देखो यहाँ पर हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका एग्जांपल क्या है? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये कंडक्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं। इनसे करंट फ्लो होती है कि नहीं? सेकेंड में आता है इंसुलेटर, जिसे आप कुचालक कहते हैं। अब कुचालक की बात करें या इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की क्वालिटी क्या होती है? जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता। ऐसा कोई मटेरियल जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता वो क्या कहलाएगा बेटा? इंसुलेटर, मतलब कुचालक कहलाएगा। इसको कुचालक भी कहते हैं, इसे अचालक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका नाम दूसरा क्या है? अचालक भी है, कुचालक भी है, इंसुलेटर भी है, इंसुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होता है। ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई मटेरियल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो। 1 नहीं तो भी नहीं चलेगा, 1 है तो कुचालक नहीं होगा, 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कुचालक नहीं होगा, 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कुचालक नहीं होगा, 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कुचालक नहीं होगा, 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वो कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचालक। मतलब उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। कितने हो गए बेटा? 5। तो ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 4 से अधिक हो वो क्या कहलाएगा बेटा?
इंसुलेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक, तो ये तो इंसुलेटर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटा थर्ड में है सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये सेमी कंडक्टर मटेरियल को क्या कहा जाता है? अर्धचालक पदार्थ। क्या कहा जाता है? अर्धचालक पदार्थ। अब ये जो अर्धचालक पदार्थ है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अर्धचालक का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का मतलब क्या होता है? न ही अच्छा चालक और न ही अच्छा कुचालक। मतलब ये क्या हो गया बेटा? बीच का हो गया। अच्छा चालक भी नहीं है और अच्छा कुचालक भी नहीं है, तो ये बीच का हो गया। बीच का हो गया, इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है बेटा? अर्धचालक, मतलब सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल इसमें देखेंगे तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक ऐसे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका यूज मैक्सिमम तरीके से किया जाता है। सीधे बैठिए, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, क्लियर है। और उसके बाद एक और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका नाम सेलेनियम है। तो ये जो सेलेनियम है इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम का इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो अर्धचालक पदार्थ है सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये आपको कहाँ से प्राप्त होगा? समुद्र की रेत से प्राप्त होगा। तो समुद्र की रेत से ये सिलिकॉन सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होता है, समुद्र की रेत से। और सबसे ज़्यादा जो है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आपको मिलेगा चाइना में, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन प्राप्त होता है वहाँ की रेत से, समुद्र की रेत से। इसीलिए चाइना आज भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ज़्यादा बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं बेटा? चाइना में बनते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या है। अब ये जो है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल समुद्र की रेत से प्राप्त होता है। इसकी एक खासियत है बेटा कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल 4 होते हैं, मतलब बराबर 4 वैलेंस। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 4 से ज़्यादा भी नहीं और 4 से कम भी नहीं। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 3 रहेगा तो काम चलेगा क्या? 5 रहेगा तो काम चलेगा क्या? नहीं। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो जिसमें ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल 4 हो वही सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। क्लियर है? ये तीनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको। अब यदि हम यहाँ देखें तो ये तो पूरा अभी ब्रीफिंग हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सेमीकंडक्टिंग डिवाइसों के रूप में सबसे ज़्यादा बेटा यूज होता है डायोड। और डायोड बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। यदि फर्स्ट मैं डायोड की बात करूँ तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायोड, आप डायोड्स पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? जीनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, वेरेक्टर डायोड हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, ठीक है। और शॉर्ट की डायोड हो गया, आस्की डायोड हो गया, बहुत सारे डायोड्स हैं, ठीक है। तो ये जो डायोड्स हैं इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं और ये सब पीएन जंक्शन डायोड होता है। इनमें से सबसे पहले तो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें पी और एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो P लिखा है और N लिखा है ये P लेयर और N लेयर से मिलकर बना हुआ है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। तो ये जो डायोड है ये डायोड यही सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और इसमें देखेंगे तो SCR थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है SCR। और SCR के बाद देखेंगे तो डायक, ट्रायक, UJT, IJT, मॉसफेट, ये इतने सारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जिसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के रूप में किया जाता है। और ये सब सिलिकॉन जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं। इनके 2 ग्रुप हैं, एक ट्राइवेलेंट मतलब त्रिसंयोजी और दूसरा है पंचसंयोजी पेंटावेलेंट। उसमें जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ आप आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी ये सब मिलाते हैं, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है बेटा, यदि त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी यदि आप देखेंगे तो उसका एक ट्रिक है, बाप हुआ बागी। इसका ट्रिक है बेटा ये। बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस,
ये मिलाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से ब्रीफिंग से समझा देंगे। इसमें बोरान, ठीक है, एंटीमनी, गैलियम और ये हो गया इंडियम। तो ये एंटीमनी नहीं है, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये इनको मिलाकर ही हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाते हैं। इसकी जो है बेटा, इन दोनों की डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डोपिंग। मतलब डोपिंग का मतलब क्या होता है? अशुद्धि मिलाना। क्या होता है? अशुद्धि मिलाना। तो अशुद्धि मिलाकर हम डोपिंग करते हैं और उससे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का निर्माण करते हैं। तो ये जो यूजेटी, आईजीबीटी, एससीआर, ट्रायक, ड्रायक, ये जितने दिख रहे हैं मॉसफेट वगैरह, ये सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बेटा, और इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के रूप में करते हैं। और यही सिलिकॉन, जर्मेनियम के साथ में यही बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये सब मिलाकर इसको त्रिसंयोजी और पंच संयोजी बनाया जाता है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया आपको? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड में बेसिक इलेक्ट्रिकल, कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल्स। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में यदि हम देखें बेटा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर आपको मिलेगा, ये बेसिकली एसी पर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हाई सप्लाई वोल्टेज पर बेसिक इलेक्ट्रिकल जितने भी डिवाइस हैं, ये सब आपको मिलेंगे हाई सप्लाई वोल्टेज पर वर्क करेगा। तो ये एसी पर काम करते हैं, एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई या 3 फेज एसी सप्लाई। या तो आपको 3 फेज एसी सप्लाई मिलेगा या सिंगल फेज एसी सप्लाई मिलेगा। सिंगल फेज एसी सप्लाई में एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। एक क्या हो जाएगा बेटा? फेज, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल। तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में एसी वोल्टेज कितना होता है? 240 वोल्ट। ठीक है, करंट कितनी मिलेगी बेटा? 6 एम्पियर। करंट कितनी मिलेगी? 6 एम्पियर। यदि 230 वोल्ट है तो उस समय करंट कितनी मिलेगी? 5 एम्पियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सभी को? अब यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फेस और एन से न्यूट्रल बनता है, और ये जो है मिनिमम आपको सिंगल फेस के लिए मिलेगा 240 वोल्ट। 3 फेस में यदि हम देखें तो 3 फेस में सप्लाई आपको कितना मिलेगा बेटा? इसमें आर, वाई और बी 3 फेस मिलेंगे, और इसमें वोल्टेज कितना होगा? 440 वोल्ट। कितना मिलेगा बेटा? 440 वोल्ट। ठीक है, लेकिन टर्मिनल टेस्टिंग करेंगे तो कितना मिलेगा? 415 वोल्ट। कितना मिलेगा? 415 वोल्ट। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर ये है कि ये एसी सप्लाई पे काम करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक्स डीसी सप्लाई पर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम पूरे कंपोनेंट डीसी सप्लाई पर काम करते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लें। और डीसी को कैसा शो करते हैं बेटा? प्लस और माइनस से। डीसी को कैसा शो करते हैं? प्लस और माइनस से शो करते हैं। और एसी को कैसा शो करते हैं बेटा? उसका सिंबल यहाँ दिख रहा है आपको, एसी का सिंबल। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में जितने भी कंपोनेंट्स लगाएंगे ये इलेक्ट्रिकली रूप से ऑपरेट होंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में जितने भी कंपोनेंट हैं वो एनालॉग टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं बेटा? एनालॉग टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एनालॉग टाइप के होते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स मिलेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, सभी एनालॉग टाइप के होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कंपोनेंट्स मिलेंगे वो डिजिटल टाइप के होंगे। कैसे होंगे बेटा? डिजिटल टाइप के होंगे। अभी भी वर्तमान समय में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही कंपोनेंट्स मैक्सिमम यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिसमें पॉइंटर होता है, ऐसा पॉइंटर होता है ना बेटा, ये ऐसा स्केल मिलेगा आपको। यहाँ पर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा, ये हो गया 1 2 3, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? पॉइंटर। यदि ये 1 में है और ये अमीटर है बेटा, यदि
यहाँ यदि मानकर चलो अमीटर ऐसा ए लिखा हुआ है और इसको डब्बे में हमने ऐसा पैक कर दिए, तो ये कितना एम्पियर बता रहा है बेटा? 1 एम्पियर बता रहे हैं ना बेटा। तो ये ऐसा जो पॉइंट, इसे कहते हैं पॉइंटर। इसे क्या कहते हैं बेटा? पॉइंटर। पॉइंटर मतलब क्या होता है? सुई। पॉइंटर मतलब क्या होता है? सुई। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये पॉइंटर विद्यमान होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। कैसा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा? एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और दूसरा यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में ऐसा यहाँ पर आपको मिलेगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। कैसा मिलेगा बेटा? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। पहले घड़ी आती थी 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाली, इसमें सिर्फ नंबर दिखाता था 12, 5, 12, 10, 12, 15, 12, 20, 30 रुपये में, 50 रुपये में। जब हम छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे 8वीं 9वीं में, 8th क्लास की बात है, मेरे चाचा ने मेरे लिए घड़ी लाए थे वही वाली, उसको पहन के स्कूल जाता था मैं। सेल वाली घड़ी, डिजिटल वाली घड़ी आती थी। तो उसका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले कैसा होता था बेटा? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसा होता है देख लीजिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी को कहा जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। कुछ समझ में आ रहा है? अब ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में यदि इसको मुझे 5 बनाना है, तो 5 बनाना है तो क्या करेंगे? 2 को गायब कर देंगे, ठीक है, और इधर 5 को गायब कर देंगे। तो क्या बन गया बेटा? 5 बन गया। यही है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ऐसा डिस्प्ले जिस इक्विपमेंट में लगा होगा वो हो जाएगा डिजिटल टाइप इक्विपमेंट। क्या कहलाएगा? डिजिटल टाइप डिस्प्ले। और जब डिजिटल टाइप डिस्प्ले होगा तो वो डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जिसमें रीडिंग आपको कैसा दिखे? 7 सेगमेंट डिस्प्ले में मिले वो डिजिटल टाइप इक्विपमेंट हो जाएगा। और जिसमें पॉइंटर या सुई वाला हो तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। तो इसकी खासियत ये होती है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ये पूरे इंस्ट्रूमेंट एनालॉग टाइप के होते हैं और इसमें एरर ज़्यादा आते हैं। एरर मतलब त्रुटियाँ इसमें ज़्यादा आती है। इसमें एक्चुअल में होगा 5 एम्पियर, दिखाएगा 4 एम्पियर या 4.1 एम्पियर। मतलब कुछ चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के कारण और रूम टेम्परेचर के कारण जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आता है, फिर इसके अंदर जो कॉइल्स वगैरह लगी है उसमें भी कभी फॉल्ट आ गया या कुछ हो गया तो उसके कारण एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें रीडिंग एक्चुअल नहीं दिखाता। लेकिन ये डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या लगा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से ज़्यादा अच्छा रीडिंग देता है। इसकी जो सुग्राहिता है, इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा होती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की। इसीलिए हम वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का ज़्यादा यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। धीरे धीरे करके हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनको हम निकाल के फेंक रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लगा रहे हैं। तो मार्केट में वैल्यू किसकी बढ़ गई? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बढ़ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ने के कारण सेमीकंडक्टर मटेरियल की वैल्यू बढ़ गई। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जिस कंट्री के पास होगा वो कंट्री धनी होगा, रिच होगा, बहुत जल्दी डेवलपमेंट आएगा उसके अंदर। ये रीज़न यही है, यही सेमीकंडक्टर मटेरियल हमें चाहिए। यदि हमारे आसपास कहीं सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल जाए या प्राप्त हो रही है हमें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यही अपॉर्चुनिटी चाइना के पास है, इसलिए चाइना टॉप 1 में है आज भी। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, हम 90 से 100 देशों को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है इंडिया। इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। 90 देशों को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग।
इतनी क्वालिटी हमारे अंदर, लेकिन हमारे पास हार्डवेयर पार्ट नहीं है। हार्डवेयर इसलिए नहीं क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है, हमें दूसरे देश से लाना पड़ता है। जितने भी मोबाइल के कंपोनेंट हैं चाइना से बुलाना पड़ता है, मोबाइल भी इवन चाइना से बुलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेमीकंडक्टर मटेरियल की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो यहाँ से यदि चाइना से हम यदि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल या ताइवान से सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हमें बुलाएं तो हमको लाने का कॉस्ट लग जाएगा। तो जो मोबाइल यहाँ पर 10,000 में आ रहा है, इंडिया में बनाएंगे तो कितने में बनेगा फिर वो? 15,000 में। इसलिए इंडिया में जो भी सेल फोन बनते हैं वो थोड़े कॉस्टली मिलेंगे आपको, कारण यही है। और यदि यूएस में या फिर चाइना में यदि कोई सेल फोन बनता है तो वहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर कम रेट में बन जाता है। आपको आया समझ में? इसलिए जो चाइना का फ़ोन है सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और उसके पास जो सेल फ़ोन है वो सस्ता है, और सस्ता होने के कारण हम परचेज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अभी दिवाली आ रही है, लाइटिंग डेकोरेशन के लिए सब चाइना की सीरीज़ें यूज़ करेंगे हम। यदि हम अपने इंडिया में बनाएं तो हमारे पास है ही नहीं है मटेरियल, क्योंकि वहाँ पर भी बेटा जो एलईडी यूज़ करते हैं हम, आपके घरों में, हम अपने घरों में जो एलईडी यूज़ करते हैं उसमें भी क्या है बेटा, उस एलईडी में भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है पी टाइप और एन टाइप, वही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल भी यहाँ पर यूज़ होता है। बैठ जाओ।